हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग हिंदी का ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि चौथा है। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, बाकी हिंदी जहाँ आती है वहाँ आप लोगों को ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। ए कह रहा है व्यवसायियों के मध्य, बी कह रहा है सरकारी अधिकारियों के मध्य, सी कह रहा है सगे संबंधियों के मध्य, डी कह रहा है पाठक और संपादक के मध्य। तो व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं सगे और संबंधियों मित्रों के मध्य मतलब लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र का होता है मतलब व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं उनके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। ए है रामकुमार वर्मा, बी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। होठ, पानी, सूरज, सोना। तो ये जो होठ शब्द है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और कई सारे वर्ड हैं जैसे अक्षत, दाम, आंसू, दर्शन, लोग, प्राण, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ई, बड़ा आ, औ, ए। तो कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। तो जो ए है ये कंठ तालव्य स्वर है। और बड़ा आ जो होता है ये हमेशा क्या कहते हैं, कंठ होता है, कंठ। और ई जो होता है ये तालव्य होता है। ओ जो होता है वो कंठोष्ठ होता है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। पांचवा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द पूछा है तो समीक्षा, सामीक्षा या समीक्षा या सामक्षा। तो इनमें से कौन सा वर्ड शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। सु, श्रुषा, शु, श्रुषा, सु, सुसा, श्रु, सुसा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये राइट है, सु, श्रुषा। अगला है, मातृणाम का संधि विच्छेद है। मातृणाम का संधि विच्छेद मात प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम, मात प्लस ऋणाम या मातर प्लस ईणाम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट होगा, मातृ प्लस ऋणाम। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आठवां है, प्रति धन आघात का संधि रूप क्या है। प्रत्याघात या प्रतियाघात या प्रतियाघात या प्रतिआघात। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, प्रतिधन आघात में प्रत्याघात है, इसमें यण संधि है। धीरे धीरे में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो धीरे धीरे में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद जहाँ संख्यावाचक होता है वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में कौन है। ए विवाद, अनुवाद, अधिकारी या फिर अविकारी। तो अनुवाद जो है ये अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। तो ऑप्शन नंबर डी में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बल्कि इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है।
अनु प्लस ज अनुज होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा या फिर रा या फिर आ या फिर ईरा? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, लूट प्लस एरा, लुटेरा। अगला क्वेश्चन है, आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी है या चक्षु है, अश्रु है या अश्रु है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, अश्रु होता है। अच्छी जो होता है इसका क्या कहते हैं, तत्सम होता है आँख, मतलब कि नेत्र होता है चक्षु। अगला क्वेश्चन है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेश? तो ओठ जो है वो तद्भव शब्द है। इसका क्या कहते हैं, तत्सम जो होता है ओष्ठ होता है, ओष्ठ। जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? यामुन, यामूर या जम्बू या जाम्बून? तो जामुन शब्द का जो तत्सम रूप है वो जम्बू होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा या शिला? इसमें से तद्भव पूछा है तो पंख जो होता है वो तद्भव होता है। इसका क्या कहते हैं, तत्सम जो होता है पक्ष होता है, पंख का तत्सम जो है वो पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा? तो घर, पहाड़ और नदी जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें किसी विशेष, जैसे पहाड़ का नाम ले लिया हिमालय, तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जो हम लोग भाव से व्यक्त करते हैं, जो दिखाया नहीं जा सकता। गुणवाचक संज्ञा वो है जहाँ मतलब उसके गुण को प्रदर्शित किया जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पानी, सोना, ये सब जो होता है, धातुएं जो होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध और ठंड? तो द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ जो दूध है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर और चमकीला? तो जो सुंदर है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है, बाकी सब जो है विशेषण और संज्ञा से मिलकर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। तो मैं चला, इसे आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। वह नहाता है, क्या नहाता है, इसमें भी नहीं कर सकते। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है, इसमें भी आपको क्या और कैसे का उत्तर नहीं मिला। लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है, कुछ ना, कपड़े सिल रही है, कुछ भी तो सिल रही है ना। तो यहाँ आपको आंसर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सकर्मक क्रिया है, बाकी सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय है या फिर विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है या समुच्चय बोधक अव्यय है? तो ये रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भर जो है वो संबंध सूचक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष या फिर केवड़ा? तो अरविंद क्या कहते हैं, कमल का पर्यायवाची है। कमल के और पर्यायवाची हैं जैसे जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी के, सौदामिनी के या फिर कुमुदनी के या कुमुद कला के? तो ये सब कुमुदनी के, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। अपसरण का विलोम क्या है? अभिसरण, अवसरण, सरण या फिर
उपसरण। तो अपसरण का जो विलोम है अभिसरण होगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक, रंगीन, किरण या फिर रंगहीन। तो तिमिर का जो विलोम होगा आलोक होगा, आलोक या फिर कहीं कहीं प्रकाश भी दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति का विलोम है कुनीति, रणनीति, सुनीति या फिर अनीति। तो नीति का विलोम जो होता है अनीति होगा। अगला है, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? क्या कहते हैं नाव को? तरणी, तरणी, तरुणी या तरुणी। तो तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। आयोजन, संगठन, प्रयोजन या फिर आरक्षण। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में एक बड़ा कार्य है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द क्या है? अप्रमाणित, अपरिमित या अनप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अगला है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा, जलवतरणेच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रम दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय हो जाना या दरिया दिल होना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि नाक का बाल हो जाना इसका होता है अतिशय या अधिक प्यारा होना, लेकिन यहाँ मतलब ऑप्शन में नहीं दिया है। तो जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अकारण प्रिय हो जाना। अगला है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना। डी कह रहा है एक ही काम से दो लाभ होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। एक पंथ दो काज, एक ही काम से दो लाभ होना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया। डी है, इस मेले का उद्देश्य है व्यापार में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सरल वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अपव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, या संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो इसमें जो ए है वो गलत है, तुमको नहीं होगा। तुमको के स्थान पर आपको होगा कि आपको मुझे पढ़ाना है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जहाँ पर कर्म के अनुसार परिवर्तन हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाक्य। तो जहाँ कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है तो वो कर्मवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक है। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। तो कर्म कारक होगा इसका आंसर। सी इज राइट।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अपादान है, या करण है, या फिर संबंध कारक है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक होगा। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी, इनमें से कौन से शब्द हैं जो मतलब एक पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है? तो जो तेजस्वी है ये पुल्लिंग है, बाकी सभी जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है। अगला है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा से पहले मादा लगाते हैं। तो स्त्री के निर्धारण के लिए कौवा से पहले, जैसे मादा कौवा और नर कौवा, तो जो मादा कौवा होते हैं ये लगाया जाता है, तो इससे पता चलता है कि स्त्रीलिंग है। अगला है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, सी कह रहा है वह आया था, डी कह रहा है मैंने आम खाया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आसन्न भूतकाल में है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, या फिर स्थानवाचक? तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो सी इज राइट। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, या फिर दायित्व? ये पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से एक अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये गलत है, ऐतिहासिक होता है न कि ऐतिहासिक। अगला है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से, या फिर ब्रज भाषा से? तो आधुनिक हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही है। अगला है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैसाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली? तो पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का मतलब संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन, या फिर विवरण? तो एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एस मेंशन्ड देयर इन, एस मेंशन्ड देयर इन का हिंदी में अनुवाद होगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, यथोक्त विषय जैसा कि बताया जा चुका है, डी कह रहा है समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही है, प्रतिनिधि। ये हम लोगों के 50 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा 50 में से आप लोगों को कितना सही गया है। जहाँ जो ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।